इसको रख दीजिए वहाँ कुर्सी पर। ये ऑन किया हुआ है ना? गुड मॉर्निंग। आज हम आप लोगों को आधुनिक काल पढ़ाएंगे। आधुनिक काल के बारे में हम पहले भी बताए थे। जो आप अब वीर भक्ति श्रृंगार की बात नहीं सुनेंगे। वीर भक्ति श्रृंगार जो है ये सहज मानवीय गुण है। आधुनिक काल में आपको प्रयत्न के द्वारा जो है अपने गुण को प्रकट करेंगे। क्या प्रयत्न करेंगे? माथा टकराएंगे और क्या करेंगे? विवेक पर बल, चेतन स्तर परिस्थिति के अनुसार से सामने प्रकट होगी। जैसी परिस्थिति होगी उस रूप में उसका हम उत्तर देंगे। अब वीर भक्ति श्रृंगार की बात नहीं होगी, क्योंकि बताए वीर भक्ति श्रृंगार सहज मानवीय गुण है। वीर देखे आदिकाल में, भक्ति देखे पूर्व मध्यकाल में, श्रृंगार देखे उत्तर मध्यकाल में। अब देखेंगे आधुनिक काल में देशभक्ति, राष्ट्रीय चेतना, सांस्कृतिक चेतना, जन अस्मिता की पहचान। बताए थे ना, आधुनिक साहित्य की विकास यात्रा में देशभक्ति दैट इज भारतेंदु युग, राष्ट्रीय चेतना दैट इज द्विवेदी युग, सांस्कृतिक चेतना दैट इज छायावाद एवं जन अस्मिता की पहचान दैट इज नई कविता। देश एवं साहित्य के बीच उत्तरोत्तर सूक्ष्म होती प्रतिक्रियाएं हैं। आधुनिक साहित्य लोगों को रिझाता नहीं है। आधुनिक साहित्य लोगों को खिंचाता है। बौद्धिक रूप से जागृत करता है। बौद्धिक रूप से जब जागृत होते हैं तभी इसे हम आधुनिक मानसिकता भी कहते हैं। और आधुनिक मानसिकता पुनर्जागरण की देन है। तो पहले पुनर्जागरण को समझ लें, तभी आप महसूस करेंगे जो कि आधुनिकता की शुरुआत जो है, आधुनिक मानसिकता जिसको कहते हैं, आखिर क्या है। तो पहले पुनर्जागरण को समझें। एक बात जानिए, सबसे पहले तो शॉर्ट में परिभाषा को समझें। दो संस्कृतियों के बीच टकराहट या अंतःक्रिया को इतिहास एवं संस्कृति में पुनर्जागरण के नाम से जाना जाता है। दो संस्कृति, जैसे यूरोपियों की वैज्ञानिक संस्कृति है, हम सबों की संस्कृति दैट इज भारतीयों की संस्कृति धर्म प्रधान है। फिल्टर्ड रूप में बोले तो अध्यात्म प्रधान है। तो दो संस्कृति हो गई, एक वैज्ञानिक और एक अध्यात्म प्रधान। परिभाषा के अनुकूल हो गया। इसीलिए भारत भूमि में 19वीं सदी के पूर्वार्ध में यूरोपीय वैज्ञानिक संस्कृति एवं भारतीय अध्यात्म प्रधान संस्कृति के टकराहट से पुनर्जागरण का उदय होता है, जिसकी पहली अभिव्यक्ति ब्रह्म समाज के रूप में होती है। लेकिन ब्रह्म समाज तो एक संस्थागत अभिव्यक्ति है।
अगर इसको व्यवहार में जानना चाहते हैं पुनर्जागरण, तो व्यवहारिक रूप में उदाहरण देंगे सती प्रथा का अंत। दैट इज, पुनर्जागरण हमारे यहां ब्रह्म को, अध्यात्म को सीढ़ी बनाता है और उसको समाज के साथ जोड़ देता है। इसलिए आप 19वीं शताब्दी में कितने समाज की स्थापना हुई, शायद पवन सर भी दावा नहीं देंगे, सभी संस्थापक का नाम मैं बोल दूंगा। यानी समाज पर बल, यानी हिंदू जीवन एक टाइप से एकांगी था, सो अलग, मोह अलग, आकर अलग, जो अलग। इसी कारण से मुट्ठी भर यूरोपियों ने भारत को उपनिवेश बना डाला। इसलिए हमारे पुनर्जागरण के मनीषी समाज को एकजुट करने के लिए पूरी 19वीं शताब्दी में सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक आंदोलन चलाए। क्योंकि जब तक बेसिक स्ट्रक्चर ठीक नहीं होता है, तब तक सुपर स्ट्रक्चर कैसे ठीक होगा। जब तक आप पीटी नहीं पास किए हैं, तब तक आप मेंस की क्या बात करते हैं। और 19वीं शताब्दी में जब समाज एकजुट हो जाता है, 20वीं शताब्दी में प्रवेश होने के साथ ही कहते हैं स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। दैट इज, अब आ गए आप राष्ट्रीय चेतना में, राष्ट्रीय चेतना में आए। यानी पहले हम पुनर्जागरण की अभिव्यक्ति किस रूप में पाते हैं, तो ब्रह्म के साथ जो है समाज को जोड़ देते हैं। ब्रह्म समाज, प्रार्थना समाज, आर्य समाज, ढेर सारे समाज हैं। सबके उत्तर पर जो समाज शब्द है उस पर बल है। आप खुद भी समझ सकते हैं, अगर राजा राम मोहन राय बोलते ब्रह्म को भूल जाएं, तो राजा राम मोहन राय का कोई मर्डर कर देता। इसलिए रहने दो, इसको सीढ़ी बनाएंगे, क्योंकि भारतीय ब्रह्म को बहुत मानते हैं और बहुत तो अपने आप को ब्रह्म ही समझते हैं। तो ऐसी स्थिति में तो ब्रह्म को रहने दो, ये ब्रह्म ही ने एकांगी बनाया है, इसी के साथ समाज जोड़ दो। ब्रह्म तो अलौकिक है, समाज लौकिक है। उद्देश्य है लौकिक को एकजुट करना। बाद में समाज को राष्ट्रीयता से जोड़ दिया। पुनर्जागरण की भी स्थिति होती है, डेवलपमेंट होता है, और राष्ट्रीयता को पुनः आगे चल के सांस्कृतिक रूप दी जाती है। सांस्कृतिक रूप देने से, सांस्कृतिक चेतना से मानवता की विजय होती है। राष्ट्रीयता तो एक सीमा है, मानवतावाद सीमा से परे होता है। वो पंछी नदियां पवन के झोंके, कोई सरहद ना इसको रोके। और पुनर्जागरण का उद्देश्य यह नहीं होता है किसी देश को आजाद कराना। पुनर्जागरण तब तो एक सीमा हो गई। पुनर्जागरण का परिणाम होता है समग्र मनुष्य का विकास। जैसे हमारे राजा राम मोहन राय से लेकर के जितने पुनर्जागरण के मनीषी हैं, मोहनदास करमचंद गांधी तक, सभी समग्र मनुष्य, दैट इज अंग्रेजी में होल मैन। समग्र मनुष्य किसको कहते हैं, उसको भी जरा स्पष्ट कर लें। जो किसी जाति, धर्म, क्षेत्र, वर्ण, लिंग आदि रूढ़ियों से बंधा हुआ नहीं हो। दैट इज एकदम मूल मानव, मेधा मानव। जितना चौकर है ना, चलनी से चाल दीजिए, एकदम मेधा होनी चाहिए। कोई रुकावट नहीं हो आपके व्यक्तित्व के साथ। तभी आप जो है संसार के किसी भी कोने में खड़े होते हैं तो आप इज्जत पाते हैं। जितने आप लोकल हैं उतने ही ग्लोबल भी हैं। ऐसी स्थिति में
हमारे पुनर्जागरण के मनुष्यों में ये सब है गुण, और उस गुण को समझे। यानी पुनर्जागरण का कारण अगर है दो संस्कृतियों की टकराहट, उसका परिणाम है समग्र मनुष्य का विकास। यानी पुनर्जागरण का रिजल्ट जो होता है समग्र मनुष्य, होल मैन। समग्र मनुष्य के लिए कोई सरहद नहीं होता है, कोई संकीर्णताएं नहीं होती है। 100% डेमोक्रेटिक पर्सनैलिटी होता है वो। और उसी के कारण आप देखते हैं सांस्कृतिक चेतना छायावाद है। महात्मा गांधी के साथ साथ ही छायावाद भी आंदोलन चलता है। महात्मा गांधी भी जो आंदोलन चलाते हैं, इसके पीछे साधारण मत सुनिए, साधारण आंदोलन नहीं चला रहे हैं। 2 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस यूं नहीं मनाया जाता है। साम्राज्यवादी भौतिक शक्ति ने भारत में ऐसी परिस्थिति उत्पन्न कर दी कि भारतीय दर्शन एवं कर्म को सत्य एवं अहिंसा की ओर मुड़ना पड़ा, जिसके नायक मोहनदास करमचंद गांधी बने। एकदम सूक्ष्म आंदोलन। उसी के समांतर आप गांधी जी के समांतर ही आप पाएंगे छायावाद आंदोलन 1918 से लेकर 1936 तक। कलात्मक सौंदर्य की सूक्ष्म अभिव्यक्ति। आप समझ ही सकते हैं, आज तक साहित्य में मूलवाद हुई थी, वृक्ष के बारे में बात होती थी, अब होगी छाया के बारे में। छाया जब कहते हैं तो कितनी सूक्ष्म सुपरविजन है। छाया से बात करते हैं, कितनी आत्मीयता है आप में। कौन समझते हैं छाया को? आज तक जितने भी थे स्थूल चित्रण करते थे प्रकृति क्या है, लेकिन छायावादी कभी सूक्ष्म चित्रण करेंगे। जैसे हमारे आंदोलन जो है सत्य एवं अहिंसा सूक्ष्म आंदोलन है, कोई लाठी पिस्टल की जरूरत नहीं है। इसलिए साम्राज्यवाद के विरुद्ध कितने सूक्ष्म तरीकों से आंदोलन हो, हमारे साहित्य में भी वो शक्ति आ चुकी थी। हमारी साहित्य आप खुद ही समझते हैं, लगभग जो है 750 वर्ष को पूरा किया है। 325 वर्ष वीरगाथा काल, 325 वर्ष भक्ति काल, दैट इज 650 वर्ष। फिर 200 वर्ष रीति काल, दैट इज श्रृंगार काल, तो 850 वर्ष। अब 20-20 वर्ष भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, मोटा मोटी 900 वर्ष के बाद आप छायावाद पाते हैं। ऐसी स्थिति में क्या आपकी हिंदी लिटरेचर वयस्क नहीं हो गई? 900 वर्ष में वयस्क तो जरूर हुई है। इसीलिए इनके पास चुनौती भी बहुत ज्यादा है। साम्राज्यवाद से लड़ना, देशवासी को आजाद कराना, और इसका उत्तर छायावादी कवि पंत प्रसाद निराला वर्मा बहुत ही बेहतर तरीके से देते हैं। जैसे राजनीतिक स्तर पर गांधी जी देते हैं, उसी तरह साहित्यिक स्तर पर छायावादी कवि देते हैं। समझ गए ना पुनर्जागरण क्या है? कारण है दो संस्कृतियों की टकराहट, परिणाम क्या है? समग्र मनुष्य का विकास। अंग्रेजी में इसी को रेनेसां कहते हैं। हिंदी में बहुत सरल तरीके से कोई नवजागरण कहते हैं। मध्यकाल में हमारे यहां पुनर्जागरण नहीं है,
वहां संस्कृतियों की टकराहट नहीं है। हिंदू मुसलमान के बीच जो टकराहट हो रही है वो सैनिकों की टकराहट है। दोनों की संस्कृति तो एक ही है, हिंदुओं की भी धर्म प्रधान, मुसलमानों की भी धर्म प्रधान। तो परिभाषा पर ही तो नहीं उतर पाते हैं। दो संस्कृति कहां हुई, एक ही संस्कृति हुई, उसका भी धर्म, मेरे मुसलमानों का भी धर्म, तो दो तो नहीं हुआ। लेकिन 19वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में तो दो हो जाता है, यूरोपियों की वैज्ञानिक संस्कृति और भारतीयों की अध्यात्म प्रधान संस्कृति। इसलिए परिभाषा पर तो हम उतर जाते हैं, रेनेसां के लिए जो कारण होनी चाहिए। दो संस्कृतियों की टकराहट से उत्पन्न रचनात्मक ऊर्जा को इतिहास एवं संस्कृति में पुनर्जागरण के नाम से जाना जाता है। अब समझ गए, यानी मध्यकाल में सैनिकों की टकराहट है, संस्कृतियों की टकराहट नहीं है। लेकिन 19वीं सदी के पूर्वार्ध में संस्कृतियों की टकराहट है। उसकी वैज्ञानिक संस्कृति हमको हमारे विवेक पर बल देता है, हमारे चेतन स्तर, स्वविवेक को जो भी कहें उसको जगाता है। नहीं तो आज तक एरन अभिलेख से सती प्रथा की जो शुरुआत हुई थी आज तक जारी रही। राजा राम मोहन राय की कृपा से 1829 में सती प्रथा का अंत हो जाता है। क्या इस बीच में जितने भी मनुष्य हैं, क्या मनुष्य कहलाने लायक हैं? क्या किसी स्त्री को जलाकर ये वैज्ञानिक संस्कृति से पाए और तुरंत कानून बना करके वो पास कर दिए? नहीं, ऐसा नहीं होनी चाहिए, ये गलत है। राजा राम मोहन राय डिमांड करते हैं और कानून से पास होती है। विधवा विवाह को मान्यता दी गई। बाल मानवीय मूल्य सब जो मिलने लगता है, ये पुनर्जागरण के ही कारण ना। क्या होनी चाहिए यह बात अब भारतवासी समझने लगे, उसके पहले नहीं समझते थे। नहीं होनी चाहिए, सती प्रथा नहीं होनी चाहिए, नहीं समझते थे। हम तो बोले एरन अभिलेख से लेकर के 1829 के बीच के ड्यूरेशन में हम बता दिए, कटघरे में हम खड़ा कर देते हैं सबको। अब छायावाद की बात करेंगे। इस बार छायावाद गारंटी पूछी जाएगी। बहुत दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है आपके सिलेबस में। आधुनिक काल की शुरुआत जहां से होती है, हमारे आधुनिक काल की शुरुआत जो हिंदी में होती है वो भारतेंदु की देन है। हिंदी में पुनर्जागरण जो है भारतेंदु की देन है, भारत में पुनर्जागरण राजा राम मोहन राय की देन है। दोनों अलग अलग आंसर होगा। अगर कहते हैं भारत में पुनर्जागरण के पुरस्कर्ता कौन है, तुरंत उत्तर देते हैं राजा राम मोहन राय। लेकिन अगर कहते हैं हिंदी में पुनर्जागरण के पुरस्कर्ता कौन है, तो भारतेंदु हरिश्चंद्र। लेकिन आपके जेपीएससी के बनाने वाले कैसे आदमी थे, कैसे सिलेबस बनाते हैं, आधुनिक काल की शुरुआत ही करते हैं तो छायावाद से। छायावाद में ठीक है, पुनर्जागरण की चरम निष्पत्ति है। पुनर्जागरण का जो उद्देश्य है समग्र मनुष्य, उसको प्रूव कर देते हैं छायावाद में ही। इसीलिए आजादी के बाद जो कविता शुरू हुई, अब जन अस्मिता की बात होगी, क्योंकि भारत की अस्मिता इशू नहीं है। अब अस्मिता जो है भारतवासी की इशू है। भारत देश दुनिया की नजरों में आजाद है। अब कवि लोग देखते हैं क्या भारतवासी आजाद हैं? इसी चीज को नई कविता में हमारे कवि लोग देख रहे थे। इसलिए बोलते हैं नई कविता दैट इज, उसकी प्रवृत्ति जो है जन अस्मिता की पहचान। हम पहचान नहीं बोलते हैं, पहचान बोलते हैं। उसमें आत्मीयता अधिक होती है।
अब भूल से भी मत सोचेंगे पहचान गलत शब्द है। और अभी छायावाद, पिछले बार नई कविता आपको शॉर्ट में पूछी गई थी, नई कविता शॉर्ट में पूछी गई है जेपीएससी में। संत काव्य की प्रवृत्ति भी शॉर्ट में पूछी गई है। आदिकाल का नामकरण भी शॉर्ट में पूछी गई है। इतिहास लेखन की विधेयवादी प्रणाली भी शॉर्ट नोट्स में पूछी गई है। दैट इज, यह मान के चले जिस टॉपिक को मैं अभी कर रहा हूं, हिंदी साहित्य का इतिहास, उससे आपको शॉर्ट में 4 प्रश्न पूछी जाएगी। बाकी और जो है प्रमुख कवि, प्रमुख उपन्यासकार, प्रमुख नाटक, प्रमुख कहानियां, उससे 3 ही प्रश्न पूछी जाएगी। क्योंकि आपको पता है ना, शॉर्ट 7 क्वेश्चन रहता है, अटेम्प्ट एनी 5, तो 4 में कम से कम 3 तो जरूर लिखेंगे आप हिंदी साहित्य के इतिहास से। और यह भी जान लें, भारतवर्ष में या कहीं भी वर्ल्ड के किसी भी लिटरेचर में जो हिस्ट्री ऑफ लिटरेचर का मास्टर नहीं है, वो लिटरेचर का मास्टर नहीं है। जिनकी लिटरेचर अच्छी है, वह कभी भी शायद दूसरे की स्पीच को सुनना भी पसंद करेंगे। बहुत बड़ी ताकत है। हम एक रोज फर्स्ट डे ही 1000 वर्ष की यात्रा को लिखा दिए हैं। कैसे, मतलब हिंदी उद्भव काल से और अभी तक में क्या रूप है, अंतिम में लैंग्वेज भी लिखे थे। इस प्रकार हिंदी साहित्य अपने 1000 वर्ष की यात्रा में तपकर, गलकर एवं ढलकर स्वर्ण प्रतिमा बनी है। पढ़ते तो नहीं होंगे, हम तो बोले थे वो चाबी है, उसको पढ़ करके ही कहीं टॉपिक और पढ़ें, आत्मसात कर लें। जिस रोज हम साहित्य, इतिहास, दर्शन एवं काल विभाजन हम पढ़ाए हैं, टॉपिक पूरा लिखा दिए थे उसको। अब मैं लिखाना बंद कर दिया, क्योंकि मैं लिखूंगा अगर तो पता चला तो सब मटेरियल वापस करें आप पवन सर को। क्यों मटेरियल मंगवा लिए? और मंगवा भी अगर लिए हैं, नहीं भी अगर सिस्टम रहे, तो मैं लिखाने वाले शिक्षक नहीं हूं, मैं कंसेप्ट और स्पीच देने वाले शिक्षक हूं। लिखाने का अर्थ होता है दिन काटना। मैं संवाद स्थापित करता हूं। मैं यहां क्लर्क का काम करने नहीं आया हूं, मुझे वक्ता बनना है, वक्ता। नोटबुक में तो सब कुछ लिख करके दे ही दिए हैं, हमारे ही हाथों से लिखी हुई है। कहीं संदेह होगी तो पूछ लेंगे आप हमको फोन करके। जो नोट्स लिख करके दे दिए हैं उसको क्या बोर्ड पर फिर लिखेंगे? वो स्टडी मटेरियल है, बक्सा है, और हमारी स्पीच जो है वो चाबी है। इस चाबी को आप प्राप्त करें। अब नहीं है, भारतेंदु युग, द्विवेदी युग नहीं है, तो शुरुआत ही आपके यहां आधुनिक काल से छायावाद से ही हुई। चलिए छायावाद ही शुरू करते हैं। छायावाद इस बार पूछी जाएगी, 100% गारंटी है। जबकि छायावाद के बाद प्रगतिवाद है, वो पूछी गई है आपको 6 जेपीएससी में। होते हैं कोई कोई शिक्षक होते हैं जो कि छायावाद की महिमा को नहीं समझते हैं। छायावाद से बढ़ के कोई आंदोलन नहीं है हिंदी साहित्य के इतिहास में। ऐसे पहले, छायावाद के पहले ही भक्ति को आंदोलन की मान्यता मिली, भक्ति आंदोलन। उससे भी बढ़ के छायावाद आंदोलन है 1918 से 1936 तक। आप महसूस करेंगे हिंदी लिटरेचर में कितनी वयस्कता है, कितनी निथर करके सामने आती है। एक समान नीतिपरक वाक्य भी है,
अब मैं छायावाद ही शुरू कर रहा हूं। वयस्कता के साथ जीवन क्रम में जटिलताएं विकसित होती हैं। हिंदी संवेदना के विकास में इस अवधि को छायावाद के नाम से जाना जाता है। छायावाद रोमांटिक उत्थान की वह धारा है। व्हाट इज रोमांटिक मूवमेंट? ये वेस्टर्न थॉट है रोमांटिज्म। यानी जो है प्रकृति का सूक्ष्म चित्रण, प्रेम का सूक्ष्म चित्रण, व्यक्तिकता, स्वच्छंदता, ये सब उसकी विशेषताएं हैं। तो छायावाद रोमांटिक मूवमेंट की वह मुख्य धारा है जो 1918 से लेकर 36 तक प्रमुख युग बनी रही। यानी 18 से लेकर के 36 तक में पंत प्रसाद निराला वर्मा की जितनी कविताएं हैं वो छायावादी कविताएं हैं। जरा छायावाद की परिभाषा को भी स्पष्ट करने। डॉक्टर रामविलास शर्मा के अनुसार साम्राज्यवाद एवं सामंतवाद के विरुद्ध वैचारिक एवं रचनात्मक संघर्ष को छायावाद कहते हैं। डॉक्टर नामवर सिंह भी छायावाद पर बहुत काम किए हैं। छायावाद नाम से एक पुस्तक भी लिखे हैं। और डॉक्टर नामवर सिंह का कहना है छायावाद विभिन्न प्रवृत्तियों का समुच्चय है जिसके केंद्र में राष्ट्रीय जागरण है, जो एक तरफ सामंती व्यवस्था से भी मुक्ति पाना चाहता है एवं दूसरी तरफ पराधीनता से भी मुक्ति पाना चाहता है। बीसवीं सदी के दूसरे दशक, क्योंकि 1918 बोलते हैं तो दूसरे दशक ही हुआ। जब ही हम 20वीं शताब्दी के दूसरे दशक में पहुंचते हैं, हिंदी की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता जो हमको छू लेता है वह है व्यक्तिगत अनुभूति की अभिव्यक्ति। आज तक हिंदी व्यक्तिगत अनुभूति की अभिव्यक्ति नहीं कर पाया है। निराला सब की तरफ से कहते हैं मैंने मैं शैली अपनाई। मैं पंत जी शुरुआत ही होती है छायावाद की उच्छ्वास से युगांत तक। उच्छ्वास भी पंत की ही कविता है और युगांत भी पंत की ही कविताएं हैं। उच्छ्वास में पंत जी स्पष्ट लिखते हैं, बालिका मेरी मनोरम मित्र थी। वाह, है रे साहस, क्यों नहीं साहस होगा। आधुनिक युवक युवतियां शिक्षा ली है ना, शिक्षा हमें बंधनों से मुक्त करती है। उस समय तो शुरुआत हुई थी कविता में लिखते थे बालिका मेरी मनोरम मित्र थी। आज तो हाथ पकड़ के घर लाते हैं, फादर को बोलते हैं यही है फ्रेंड। आज की बात तो छोड़ दे, लेकिन शुरुआत जब हुई थी तो कविता में लिखने की साहस आ गई। बालिका मेरी मनोरम मित्र थी। आज तक हिंदी कविता में
प्रणय का विषय जहां ईश्वर बनते थे, चाहे रीतिकाल में ईश्वर का नाम रखा जाता था, इतनी साहस नहीं थी अपना नाम रखे। क्यों बना रहे हैं राधा कन्हाई को मोहरा? आगे के सुख कभी रीझिए तो कन्हाई, न तो राधा कन्हाई सुमरन को बहानो है। राधा कन्हाई रियलिटी तो नहीं है, लेकिन राधा कन्हाई नाम क्यों रखते हैं? यानी उतनी साहस नहीं आए थे। ये साहस आधुनिक काल में आप पाते हैं। ये साहस आप पुनर्जागरण के कारण पाते हैं। आप बौद्धिक स्तर पर आप जागरूक हो गए। तो प्रणय के क्षेत्र में पहली बार तो देख रहे हैं छायावादी कवि जो है विजय हासिल करते हैं और ईश्वर की जगह एक समान मनुष्य जो है प्रणय के हकदार होंगे। यानी पंत जी हकदार, ऐसे जानते नहीं हैं, पंत जी कभी शादी भी नहीं किए हैं, अनमैरिड ही रह गए। स्वतंत्रता आंदोलन के समय में बहुत ऐसे थे जो कि लड़ाई में ही अपने यौवन को खत्म कर दिए, और जब आजादी मिली तो उसके बाद उम्र ही नहीं बचा, क्यों शादी करते हैं? ऐसे भी उससे क्या मतलब है आपको शादी किए या ना किए, थॉट देखना है ना। बालिका मेरी मनोरम मित्र थी। कौन बनते हैं? पंत जी बनते हैं नायक। प्रणय के उदाहरण कौन बनते हैं? पंत जी। लड़की बालिका है ही उसमें। स्वाभाविक है जब भी प्रणय के क्षेत्र में सफलता हासिल करते हैं छायावादी कवि, अन्य क्षेत्रों में भी वो टपक पड़ते हैं। स्वाभाविक है। अभी जैसे पीटी आप पास किए, तुरंत अन्य क्षेत्र में मुख्य परीक्षा में आ गए और हमारी लेक्चर को सुन रहे हैं। तो निराला जी अपनी पुत्री सरोज को लेकर के सरोज स्मृति लिखते हैं, शोक गीत, और अपनी निजी जीवन की सारी बातों को कह देते हैं। और यह भी नहीं कहना भूलते हैं, मां की कुल शिक्षा मैंने दी, पुष्प सेज तेरी स्वयं रची। क्योंकि सरोज की मां मर चुकी थी। जब मां नहीं है तो उस स्थिति में पिता की दायित्व दोहरा हो जाता है। अब आपको माता की भी भूमिका निभानी है। इसलिए निराला जी कहते हैं मां की कुल शिक्षा मैंने दी, अब पुष्प सेज तेरी स्वयं रची। अब उसकी शादी हो रही है, मां रहती तब न सुहागरात के घर को सजाती। मां नहीं है, पिता ही सजा रहे हैं। है किसी कवि में इतना साहस और संयम? आधुनिक युवक व्यक्तिगता की तलाश के लिए कितना व्याकुल था, इसे कामायनी के मनु के मुख से सुना जा सकता है। वन गुहा कुंज मरु अंचल में हूं, खोज रहा हूं अपना विकास। महादेवी वर्मा दार्शनिक अंदाज में अपना परिचय देती है। मैं नीर भरी दुख की बदली, सारा अर्थ जो है बदली में है। वो साधारण नारी की आंसू नहीं है, वो संसार को पलट के रख देगी। बुद्धिजीवियों की इलाहाबाद में महादेवी देवी थी, देवी, इसलिए अपना परिचय देती है। मैं नीर भरी दुख की बदली, नीर भरी देख करके आह उह मत करें, अर्थ है बदली में, ऐसे परिचय देती है। तो छायावाद की पहली विशेषता जो हुई, व्यक्तिगत अनुभूति की अभिव्यक्ति। दूसरी विशेषता प्रकृति। छायावादी कवि, यह छायावादी युवक जड़ सामूहिकता
एवं सामाजिकता से उबरने के लिए प्रकृति की गोद में जाता है। आज भी हम लोग जब बहुत व्याकुलता महसूस करते हैं तो जाते हैं ना वन प्रदेश के एकांत स्थल में, वहां से अपने हृदय को जुड़ा के आते हैं। तो वहां पहुंचने के बाद प्रकृति में जो खुलापन वो देखते हैं, उसके बाद तो इतनी ईमानदारी से वर्णन करने लगे, स्वयं भी साहस मिला, जो कि ये इतनी खुलापन हम में क्यों नहीं है जितनी खुलापन प्रकृति में है। आज तक कभी तो हिंदी का ताजमहल है, लेकिन विरोधाभास बात इसलिए ना हम बोले साहित्य की अच्छी नहीं है। किसी भी सेक्शन में आप भ्रम में हैं, किसी रचना को पढ़ लेने से, टेक्स्ट को पढ़ लेने से, किसी स्टोरी को पढ़ लेने से आप सोचते हैं मेरी लिटरेचर अच्छी है। नहीं, कभी भी नहीं हो सकता है। आप डिसिप्लिन को नहीं जानते हैं, सिद्धांत को नहीं जानते हैं, व्यवहार को जानते हैं। कितना व्यवहार को आप जानेंगे, उसमें जो गहराई है उसको आप नहीं समझ पाएंगे। अक्षयवाद अगर हमारी स्पीच को सुन रहे हैं, कहीं भी आपको राम की शक्ति पूजा और कामायनी में प्रॉब्लम नहीं होगी। छायावाद मूलतः शक्ति का है। दैट इज, ये पॉइंट राष्ट्रीय आंदोलन से भी ज्यादा महत्वपूर्ण हो गया। छायावाद मूलतः शक्ति का है, पुनर्जागरण चेतना का व्यापक रूप है। कामायनी के थके पराजित मनु को श्रद्धा समझाती है। शक्ति के विद्युत कण जो व्यस्त, कौन है शक्ति के विद्युत कण? अरे भारतवासी है, वह व्यस्त है। शक्ति के विद्युत कण जो व्यस्त, विकल बिखरे हैं, निरुपाय, एकदम असहाय हैं, बिखरे हैं। समन्वय उनका करे समस्त, जो उसको मिला ले, विजयनी मानवता हो जाए। गांधी जी तो यही काम किए। गांधी जी का नाम भी तो पूरा तभी होता है गांधी एवं जन आंदोलन, तभी गांधी जी का नाम हम समझते हैं, आप पूरा बोलते हैं। गांधी जी पूरे भारतवासी को समेट लेते हैं, समन्वय करवाते हैं। आधुनिक काल में अगर लोकनायक कोई हैं तो गांधी जी ही है। जिस तरह से मध्यकाल में लोकनायक कौन थे? गोस्वामी तुलसीदास। किस तरह से वो अनेक विचार पद्धति के बीच जो है समन्वय स्थापित करते हैं। निर्गुण, सगुण, स्त्री पुरुष, लोक वेद, शैव वैष्णव, ढेर जितना चीज है सारी के बीच में समन्वय स्थापित करके भारतीय समाज को विखंडित होने से बचा लेता है। आधुनिक काल में गांधी जी पूरे भारतवासी के साथ समन्वय स्थापित करके भारतवासी को बचा लेते हैं, देश को आजाद करा देते हैं। अंततः बोल बैठते हैं भारत छोड़ो, दो शब्द से ज्यादा कुछ नहीं। बहुत बोले, अब दो शब्द, पहला भारत, दूसरा छोड़ो, भारत छोड़ो। अब देखो नैतिक शक्ति कितना फूट पड़ता है। विश्वास हो गई। कामायनी में जो इन पंक्तियों में व्यंजना है, प्रसाद जी कहां इशारा कर रहे थे? वो गांधी जी की ओर इशारा कर रहे थे। समन्वय उसका करे समस्त, विजयनी मानवता हो जाए। संदर्भ राष्ट्रीय है,
लेकिन कवि की चिंता मानवता की है, कवि की चिंता मानवता की है। तभी तो यहां पर आकर के हम बोलते हैं पुनर्जागरण जो है अपनी उपलब्धि को, दैट इज समग्र मनुष्य को प्राप्त कर लेता है। इसी तरह इसी के समांतर राम की शक्ति पूजा में हताश राम बैठे हैं। राम भी वहां पर यह मत समझिएगा राम मैं बोलता हूं, राम मतलब आधुनिक मानव हताश बैठे हैं। हो सकता है वो राम मान लीजिए कोई भी हो सकते हैं, कभी भी हो सकते हैं, निराला जी भी हो सकते हैं, वो गांधी जी भी हो सकते हैं, लेकिन राम तो कभी भी नहीं हो सकते। दैट इज, यही तो हमारी रेनेसां जो है केंद्र में लाया, जो मैं हूं। मध्यकाल में केंद्र में भगवान होते थे और परिधि पर मानव होते थे। आधुनिक काल में केंद्र में मानव आ गए, परिधि पर चले गए भगवान। वो आपके व्यक्तिगत आस्था का विषय हो सकता है, विवेचन विश्लेषण का विषय नहीं होगा, साहित्य में उसकी अभिव्यक्ति नहीं होगी, उसे कोई जला डालेगा, क्योंकि वो तब आधुनिक साहित्य नहीं है। आधुनिक साहित्य में जय जय होगी मानव की, जय जय ईश्वर की नहीं होगी। तभी आप आधुनिक हैं, दैट इज बुद्धिजीवी हैं, दैट इज डेमोक्रेटिक हैं। ये सब पुनर्जागरण की देन है। चिंतन का केंद्र मनुष्य बन जाता है। आधुनिक काल में चिंतन का केंद्र मनुष्य बन जाता है। ईश्वर आस्था का विषय होगा, अभिव्यक्ति का नहीं। इसलिए राम की शक्ति पूजा में राम नाम है केवल, राम आधुनिक राम है। और अंत में कहा भी गया है, जो कि डिफरेंशिएट करने के लिए, क्योंकि राम का मतलब होता है मर्यादा पुरुषोत्तम राम। राम की शक्ति पूजा में निराला जी स्पष्ट कर दिए हैं, उसको मर्यादा पुरुषोत्तम नहीं बोलते हैं, नवीन पुरुषोत्तम। नवीन पुरुषोत्तम निराला जी हैं, चाहे गांधी जी हैं, चाहे और कोई भारतवासी हैं, कोई भी हो सकता है। वो पूरे भारतवासी पर, आधुनिक भारतवासी पर लागू होता है। नवीन पुरुषोत्तम बोल रहा हूं मैं, मर्यादा पुरुषोत्तम नहीं बोल रहा हूं। राम हताश है। क्यों हताश है? इसलिए देश जो है छटपटा रही है आजादी के लिए। देशवासी भी आजाद होना चाहते हैं। पहले देश आजाद हो तब ना। तो हताश है राम। तो ऐसी स्थिति में जाम्बवान उसको समझाते हैं, अरे हताश होने की कोई चिंता नहीं है, कोई बात नहीं है, हम तुमको बताते हैं कैसे तुम रणनीति बनाओ आगे आजादी पाने के लिए। हे पुरुष सिंह, राम को कहते हैं अरे तुम पुरुष में सिंह हो, हे पुरुष सिंह तुम भी यह शक्ति करो धारण, आराधन का दृढ़ आराधन से दो उत्तर। अगर साम्राज्यवादी भारतवासी को आज तक अपने पक्ष में लेकर के शासन कर रहा है, तुम भी पूरे भारतवासी को अपने पक्ष में लाने का प्रयास करो। और संसार का इतिहास गवाह है, जिसके साथ जनता होगी सत्ता उसकी होगी। हे पुरुष सिंह तुम भी यह शक्ति करो धारण, आराधन का दृढ़ आराधन से दो उत्तर। तुम वरो विजय संयत, तुम जो है विजय जो है संयत तरीके से जाओ, सात्विक तरीके से जाओ। जा ही रहे थे गांधी जी, सत्य एवं अहिंसा से बढ़ रहे थे। तुम वरो विजय संयत प्राणों से प्राणों पर, रावण अशुद्ध होकर के भी यदि कर सका त्रस्त, तो तुम निश्चय ही सिद्ध करोगे ध्वस्त। रावण किसको कहा है? साम्राज्यवाद को।
शक्ति की करो मौलिक कल्पना, करो पूजन, छोड़ दो समर जब तक ना हो सिद्धि रघुनंदन। शक्ति की करो मौलिक कल्पना, यानी शक्ति के लिए ही संदेश दी जा रही है। इसलिए बोले छायावाद मूलतः शक्ति काव्य है। यहां राम जितना अपने लिए है उतने ही सामूहिक राष्ट्रीय मन के लिए ही है, और उतने ही कवि व्यक्तित्व के लिए भी। ये कई अर्थ स्तर आपस में टकरा करके एक नई व्यंजना देती है। छंद के प्रवर्तक हुए। पहली बार मुक्त छंद का प्रचलन जूही की कली में देखा जाता है, तो 16 में लिखी गई थी, और उसमें बड़े ही प्रगल्भ भाव से निराला जी कहते हैं छंद को, जा तू प्रिय छोड़कर बंधन में छंदों की राह। इस तरह निराला जी बतला देते हैं रीतिकालीन आचार्यों को हिंदी में एक नए परंपरा की शुरुआत हो चुकी है। शायद बहुत बेहतर लगा होगा। अगर इससे बेहतर कहीं भी इंडिया में स्पीच मिले तो मुझे लिंक भेजेंगे।